So, good morning, plus two class. How are you all? I hope that you all are fit and fine. As you know very well, I have started those topics which are added by CBSE board in our syllabus, and these topics are not written in your textbook. So, मैं उन टॉपिक्स को ले रहा हूँ जो टॉपिक CBSE बोर्ड के द्वारा आपकी बुक में ऐड किए गए हैं. As I have sent you two videos in which I told you about the influence of Russia after the Cold War, and I have taught you about the various agencies like UNESCO, ILO, UNICEF. These things we have discussed in our previous videos. Those who didn't get these videos, they can simply get these videos at my YouTube channel. Just simply write there अंकुश कटारिया. अगर जिन बच्चों को वो टॉपिक्स दोबारा क्लियर करने हैं वो यूट्यूब पे अंकुश कटारिया लिखिए और मेरे वो सारे वीडियोज़ आ जाएंगे, जिसमें जो CBSE के एडिड वीडियोज़ हैं जो मैंने बनाए हैं उनके ऊपर जिनको मैंने एक्सप्लेन किया है वो सारे के सारे वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे. सिर्फ मेरा नाम लिखिए और वो सारे वीडियोज़ आ जाएंगे. सो टुडे आई एम स्टार्टिंग from the next topic, and our next topic is clearly it is written here, security in the contemporary world is a unit 6th. although this unit is not in your syllabus, ये यूनिट जो है वो या ये चैप्टर आप कह सकते हो कि आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी टेररिज्म के बारे में ये टॉपिक ऐड किया हुआ है तो हम लोग इसके ऊपर देख लेते हैं. तो कह रहा है टेररिज्म रेफर टू ए सिस्टमेटिक यूज़ ऑफ ब्रूटल वायलेंस. कहता है आतंकवाद. सबसे पहले बता दूं कि टेररिज्म जो है वो आतंकवाद होता है, और यहाँ ये बता रहा है कि टेररिज्म रेफर्स टू ए सिस्टमेटिक यूज़ ऑफ ब्रूटल वायलेंस. जो कहता है भी आतंकवाद एक सुव्यवस्थित जो यूज़ होता है, सुव्यवस्थित यूज़ का मतलब होता है एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से जिसका हिंसा का, ब्रूटल हिंसा का, जिसको निर्दयिक हिंसा का यूज़ होता है. दैट क्रिएट्स एन एटमॉस्फेरिक ऑफ फियर इन द सोसाइटी. और जिसका सिर्फ एक ही काम होता है कि सोसाइटी में डर का वातावरण पैदा करना, डर का वातावरण जो है वो क्रिएट करना. इट इज़ यूज फॉर मैनी पर्पज. कई उद्देश्यों के लिए ये यूज़ होता है. वेरी प्रोमिनेंटली सबसे पहले या सबसे प्रधान रूप से द पॉलिटिकल रिलीजियस पर्पसेस, राजनीतिक और धार्मिक उद्देश्यों के लिए इसको यूज़ किया जाता है. कहता है देयर कुड बी ए 3 ब्रॉड मीनिंग्स ऑफ टेररिज्म. टेररिज्म के कहता है 3 मीनिंग हो सकते हैं. सबसे पहले ए सिस्टमेटिक यूज़ ऑफ टेरर ऑफन वायलेंट. कहता है जो एक सुव्यवस्थित ढंग से डर का जो यूज़ होता है वो प्राय हिंसा के लिए, स्पेशली एज अ मीन्स ऑफ कोरियन. कोरियन मतलब जोर ज़बरदस्ती के लिए. यहाँ ये लिखा हुआ है क्लियर, आप देख लीजिए. कहता है कोरियन, ये इसको कोरियन बोला जाता है जो कि जोर ज़बरदस्ती के लिए अपनी बातों को, अपनी मांगों को मनवाने के लिए किया जाता है. वॉयलेंट एक्ट्स, वॉयलेंट या हिंसा है. वॉयलेंट एक्ट विच आर इंटेंडेड टू क्रिएट फियर. कहता है वॉयलेंट जो है कुछ इस तरह से हिंसा क्रिएट की जाती है जिसमें कि डर का माहौल बनाया जाता है. आर प्रीपेट्रेटेड, जिसमें कि अनैतिक रूप से या खतरनाक रूप से फॉर अ रिलीजियस, पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल गोल, कि वो व्यक्ति जो होता है वो अपने राजनीतिक, धार्मिक और अपने आदर्शवादी गोल्स जो उसके उद्देश्य होते हैं, एंड डेलिब्रेटेड उसको उसमें ऐड कर देता है, उसमें मिला देता है. एंड डेलिब्रेटेडली टारगेट और डिसरिगार्ड द सेफ्टी ऑफ नॉन कॉम्बैटेंट्स. और कहता है एंड डेलिब्रेटेडली और जानबूझकर लोगों का अनादर करना, लोगों की सुरक्षा का डिसरिगार्ड करना, उनका बेइज्जती करना, उनका अनादर करना. यहाँ पर सिविलियंस की बात लिखी है. सिविलियन मतलब नॉन कॉम्बैटेंट्स. कॉम्बैटेंट जो होते हैं वो योद्धा होते हैं. नॉन कॉम्बैटेंट्स जो सिविलियंस होते हैं, आम आदमी होते हैं, उनको बेइज्जत करना, उनको डराना, और जानबूझकर उन्हीं को ही टारगेट किया जाता है ताकि वो डरें और उनके मन में एक डर का भाव पैदा करना. यही टेररिज्म का मेन काम होता है. थर्ड है एक्ट ऑफ अनलॉफुल वायलेंस एंड वॉर. कहता है एक्ट ऑफ अनलॉफुल, अवैध तरीके से हिंसा फैलाना और युद्ध करना. यही जो होता है जो टेररिस्ट जो काम करते हैं वो इसी तरीके से करते हैं. कहता है देयर इज़ ए नॉट अ सिंगल नेशन इन द वर्ल्ड दैट डज नॉट सफ़र फ्रॉम टेररिज्म. दुनिया का ऐसा कोई भी देश नहीं है जो अब आतंकवाद से ना लड़ रहा हो या आतंकवाद से संघर्ष ना कर रहा हो. ऑल्दो सम countries have tried to divide terrorism into good and bad terrorism.
हालांकि कुछ कंट्रीज़ ने आतंकवाद को अच्छे आतंकवाद और बुरे आतंकवाद में भी डिवाइड किया है। इंडिया हैज़ ऑलवेज डिनाइड दिस डिस्टिंक्शन। तो इंडिया ने इस तरह का कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं किया है, यानी इंडिया इस तरह के किसी भी भेद या अंतर को नहीं मानता है। यानी कि इंडिया कह सकते हो आप अच्छे या बुरे टेररिज्म को अंतर नहीं करता है। इंडियाज़ करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ आल्सो क्लैरिफाइड दैट टेररिज्म कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू गुड और बैड। तो कहता है आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये मानते हैं भी किसी तरह का कोई भी अच्छा और बुरा आतंकवाद नहीं होता है। इट इज़ ए ग्लोबल प्रॉब्लम, ये एक वैश्विक प्रॉब्लम है, एंड शुड बी कॉम्बेटेड कलेक्टिवली, और इसे मिलकर ही और एक साथ मिलकर ही इससे जो है वो छुटकारा पाया जा सकता है, और कलेक्टिवली जो है वो इससे हम जो है छुटकारा पा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अवर टॉपिक है जो हमारी दूसरी बुक से शुरू हो जाता है। इट्स ए पॉलिटिक्स इन द इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, चैलेंजेस ऑफ द नेशन बिल्डिंग, पटेल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। वैसे भी आप जानते हैं कि वल्लभ भाई पटेल का नेशनल इंटीग्रेशन में कितना योगदान था। भारत के पहले होम मिनिस्टर, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी जिसको हम कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कहते द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के पहले होम मिनिस्टर जो और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल एमर्ज एज अ मेजर लीडर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट आफ्टर द खेड़ा सत्याग्रह 1918 एंड द बारडोली सत्याग्रह इन 1928। कहता है खेड़ा सत्याग्रह की सफलता के बाद 1918 में खेड़ा सत्याग्रह की सफलता के बाद और बारडोली सत्याग्रह 1928 के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो भारत के कुछ महान लीडरों के या कुछ मेजर लीडर्स के रूप में जो थे वो सामने आए। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के समय, द प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वाज ए बिग चैलेंज फॉर द नेशनल यूनिटी। कहता है हमारे देश की राष्ट्रीय एकता के सामने, देश की आज़ादी के बाद, द प्रॉब्लम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, जो रजवाड़ों को या जो प्रिंसली स्टेट थी उनको भारत के साथ जोड़ना जो था वो एक बहुत बड़ी समस्या थी। अंडर सच डिफ़िकल्ट टाइम्स, कहता है इस मुश्किल दौर में, इस मुश्किल समय में सरदार पटेल अंडरटुक द डॉन्टिंग टास्क ऑफ यूनिटिंग ऑल 565 प्रिंसली स्टेट टू इंडिया। कहते हैं इस मुश्किल काम में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस 565 रियासतों को भारत के साथ जोड़ने का जो बेड़ा था, या कह सकते हो कि एक मुश्किल, बहुत ही मुश्किल भरा, चुनौती भरा जो टास्क था या काम था, उसको अपने हाथों में लिया। ही इज़ आल्सो नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। उन्हें भारत का आयरन मैन भी कहा जाता है, लौह पुरुष। पटेल अप्रोच टू द क्वेश्चन ऑफ द मर्ज ऑफ प्रिंसली स्टेट इनटू द इंडिपेंडेंट इंडिया वाज वेरी क्लियर। कहता है पटेल की जो अप्रोच थी, यानी कि पटेल का जो मानना था क्वेश्चंस के लिए भी, इन प्रिंसली स्टेट्स को जो है वो भारत में मिलाना है, और ये जो था वो बिल्कुल क्लियर था, इस बात में वो बिल्कुल क्लियर थे। He was not in favor of any compromise with the territorial integrity of India। वो किसी भी तरह के समझौते के लिए, मतलब प्रिंसली स्टेट्स या इन रजवाड़ों के साथ किसी भी तरह के समझौते के लिए बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे, बिल्कुल भी उनके इस चीज़ के पक्ष में नहीं थे। बाय हिज पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, अपने राजनीतिक अनुभव के साथ, डिप्लोमेटिक पावर्स एंड फोर साइटेडनेस होता है दूरदर्शिता, जो दूर की सोचने वाला होता है, अपने कूटनीतिक प्रोवर्स की हिसाब से, या अपने जो कूटनीतिक तरीके से कह सकते हो, या अपने राजनीतिक अनुभवों के जरिए, आउट ऑफ इंडिया 565 प्रिंसली स्टेट्स मैनी हैड ऑलरेडी गिवन देयर कंसेंट टू मर्ज विद इंडिया इवन बिफोर अचीविंग द इंडिपेंडेंस। मतलब भारत की आज़ादी से पहले भी कुछ प्रिंसली स्टेट जो थी वो भारत के साथ मिलने के लिए उन्होंने जो थी वो राज़ी हो गई थी और तैयार भी हो चुकी थी। और कहते हैं जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने अपनी दूरदर्शिता से, अपनी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस से इन सभी प्रिंसली स्टेट को, जो कि 565 प्रिंसली स्टेट थी, इनको भारत के साथ जोड़ दिया था। सरदार पटेल फेस्ड की चैलेंजेस ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ दीज 3 स्टेट्स। कहते हैं 3 ऐसी स्टेटें थी जिनको भारत के साथ जोड़ने में सरदार पटेल को बहुत खासा चुनौती भरा सामना करना पड़ा, जो कि हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर थी। इट वाज द अंडर हिज लीडरशिप
दैट इंडियन फोर्सेज कंपेल्ड हैदराबाद एंड जूनागढ़ टू मर्ज विद इंडिया। कहता है इट वाज अंडर द हिज लीडरशिप, उनके नेतृत्व में भारतीय फौजों ने हैदराबाद और जूनागढ़ को भारत के साथ मिलने के लिए पूरी तरह से कंपेल किया, पूरी तरह से उनको फोर्स किया। कीपिंग वेल वर्स विद पाकिस्तान इंटेंशन, अपने अनुभवों का ख्याल रखते हुए विद द पाकिस्तान इंटेंशन, और पाकिस्तान की धारणा को अपने दिमाग में रखते हुए फ्रॉम जिन्ना डिवाइज टू नेशन थ्योरी, जिन्ना की जो दो देशों की जो थ्योरी थी, द्विराष्ट्र सिद्धांत जिसको बोलते हैं, सरदार पटेल्स ओपिनियन ऑन कश्मीर वाज डिफरेंट। भाई सरदार पटेल का जो विचार जो था कश्मीर के लिए वो कुछ अलग था फ्रॉम हिज लीडर्स, मतलब वो अपने लीडर से कुछ अलग सोचते थे कि भी कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा होना चाहिए, भारत के साथ उसको मिला लेना चाहिए। लाइक हैदराबाद ही आल्सो वांटेड कश्मीर इंटीग्रेशन विद इंडिया, वो चाहते कश्मीर की, हैदराबाद की तरह वो कश्मीर को भी भारत में मिलिट्री के साथ मिलकर जो था वो भारत के साथ जोड़ना चाहते थे, अपने मिलिट्री अभियान के तरीके से ही कश्मीर को पूरी तरह से भारत के साथ जोड़ना चाहते थे। बट ड्यू टू द वेरियस रीज़न, परंतु अब कई कारणों की वजह से सरदार कुड नॉट सक्सीड इन इंटीग्रेशन कश्मीर फुली विद इंडिया, लेकिन अपने कुछ कारणों की वजह से सरदार पटेल जो थे वो कश्मीर को पूरी तरह से भारत के साथ नहीं जोड़ पाए। हाउएवर सरदार विल always remain as the astounding leader who combined in himself the features of a true nationalist, catalyst and realist. These are the three features बताई गई हैं। कह रहे भी हाउएवर सरदार विल ऑलवेज रिमेन, कहते हैं इस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो भारत के एक आश्चर्यजनक रूप से प्रभावशाली, ये एस्टोनिंग का मीनिंग बता रहा हूँ आपको, यहाँ लिखा भी हुआ है, आश्चर्यजनक रूप से प्रभावशाली लीडर, उन्होंने अपने आप को जो था वो एक राष्ट्रवादी, उत्प्रेरक और वास्तविक लीडर के रूप में भारत के साथ अपने आप को जोड़ा है, और वो भारत के साथ हमेशा ही इसी तरह से बने रहेंगे। एंड ही इज़ आल्सो पॉपुलरली कैटेगराइज एज NCR इन इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री, और भारत की राजनीतिक इतिहास में वो भारत के नेशनलिस्ट, कैटलिस्ट एंड रियलिस्टिक, यानी कि राष्ट्रवादी, उत्प्रेरक होते हैं जो दूसरों को प्रेरणा देने वाले होते हैं, और वास्तविक, और मतलब एक तरह से वो रियल लीडर थे। वो इस तरह से भारत के इतिहास के लिए राष्ट्रवादी, उत्प्रेरक और वास्तविक लीडर जो है वो बने रहेंगे और दूसरों को हमेशा ही प्रेरणा देते रहेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टू टॉपिक्स दैट वी हैव डिस्कस टुडे।